कैसा था? हम संतुष्ट हैं, जनता भी संतुष्ट। कुछ लोग होंगे जो नाराजगी जाहिर करेंगे, और सच्चाई ये भी है कि 100% सबको खुश नहीं किया। राजेश कुमार गुप्ता, आप पूरा नाम लेते हैं, ये समाज आरजेडी के साथ कम दिखता है, होंगे लेकिन पूर्णतः समर्पण नहीं दिखता है। वैसे अगर बात की जाए तो आपका समाज बीजेपी में ज्यादा दिखता है, तो ये मतलब अपने समाज से अलग आप कैसे प्रभावित हुआ करते थे? आदरणीय लालू जी हैं कि आज ब्लॉक पे जाके बैठने का जो हिम्मत दिए, ताकत दिए, हिस्सा दे। बनिया लोग को डंडा से मार के भगाया जाता था, खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता। सासाराम की अगर बात की जाए तो एक लंबे समय से कुशवाहा समाज के लोग टिकट क्यों नहीं को दिया जा रहा था? ऐसा माना जा रहा था कि कुशवाहा को अगर टिकट मिला मतलब जीत सुनिश्चित। आपने उस भ्रम को तोड़ दिया। हमने नहीं, जनता ने तोड़ दिया। प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? इस बात में आदरणीय लालू प्रसाद यादव। तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य अगर गिनने गिनवाने की बात आ जाए तो कार्य क्या है? जब भी आरोप लगा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के ऊपर, हम किसी को आरोप, आपने नहीं लगाया लेकिन घटनाक्रम का आरोप तो उनके ऊपर लगा, कैसे देखते हैं? हमारी कंपटीशन अपने आप से, हमारी कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं। पूर्व विधायक से हमारी बातचीत चल रही थी इसी कार्यक्रम में, आपने ट्रैफिक लाइट की चर्चा की आपने वो बताया। उनका प्रश्न आया हमारे सामने कि उन्होंने कहा कि एक बार पूछिएगा, माननीय विधायक से ये बात पूछिएगा। उन्होंने कहा कि ये तो नगर निगम, नगर मतलब ये विधानसभा के दायरे से बाहर का, या इसकी योजनाएं जो है वो नगर पंचायत, नगर निगम से डिसाइडेड होती हैं, फिर आप कैसे इसको? सबसे पहली बात थी जब ट्रैफिक लाइट आया। एक और प्रश्न उनके तरफ से था, उन्होंने कहा कि कुछ हमारे किए हुए कार्य को जो हमने स्टार्ट किया था उसको वही रोक दिया, वो कार्य आगे नहीं बढ़े। कुछ सड़कों के निर्माण की चर्चा हो रही है कि मतलब वो कार्य ऐसे ही स्थिर पड़ा हुआ है, मैंने शुरू किया था और फिर मैं ही रहूंगा तो करवाऊंगा। देखिए, हम संबंध निभाने में विश्वास है। जनता यूनाइटेड के विधायक, पूर्व विधायक ऐसा कहते हैं कि पावर ही मुख्यमंत्री के पास है, तो बाय डिफॉल्ट ये उन्होंने ही दिया, इसमें तेजस्वी जी का कोई नहीं। हम आपका बात मानते हैं कि पावर ही मुख्यमंत्री जी के पास है, लेकिन इससे पहले, इससे आगे या पीछे क्यों नहीं ऐसा काम किया उन्होंने? ऐसा रहा मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल 3-5 वर्षों का, इसी में 17 महीने की सरकार आपके पार्टी के साथ भी गठबंधन है। 5 साल तक इनको केवल पलटी मारने में भी। आप लोगों ने आरोप लगाया दामाद आयोग का गठन कर दिया, तेजस्वी जी ने खुल के अपने सोशल मीडिया साइट। सच्चाई है तो उनका कहना है कि मतलब आप तो पूरी फैमिली को सेट कर लिए, अपने आरजेडी माननीय लालू प्रसाद यादव जी तो अपने पूरी फैमिली को सेट कर लिए, बाकी लोग तो थोड़े दामाद और थोड़े औरत के पीछे लगे हुए, तो थोड़ा क्षमा कीजिए, उनको भी क्षमादान होना चाहिए आपके। और मांझी जी, जबकि आपकी पार्टी को परिवारवाद का आरोप झेलना पड़ता है। जब आप खुद हैं दूसरे को अंगुली उठा रहे हैं। आप लोग एक और मुद्दा बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य। मुद्दा बनाने जगह कुछ बातें हैं कि मुद्दा बन जाए, अगर आप गलत हैं, हम गलत हैं, तो लोगों का हक है कहने का। उन्होंने बोला कि कुशवाहा सुन के सब बोर हो गया था, इसलिए इस बार हम जाति के राजनीति। आप एनडीए को नकलची बनने का आरोप लगा। अच्छी है। 1500 रुपया पेंशन देने के बाद आदरणीय तेजस्वी यादव। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। परिचय पत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं अविनाश राज सिंह और आज परिचय पत्र की इस खास कड़ी में जिस व्यक्ति विशेष का हम परिचय रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिनका परिचय आपके सामने हम उपस्थित करने जा रहे हैं, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका नाम है, उनका परिचय है राजेश कुमार गुप्ता जी। 208 नंबर विधानसभा सासाराम से वर्तमान विधायक, राष्ट्रीय जनता दल के राजेश कुमार गुप्ता जी से आज हमारी बातचीत होगी। उनका जीवन परिचय हम रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राजेश गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत आपको धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शेरशाह की नगरी सासाराम में माताला आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का पहला सवाल आता है अपना परिचय अपनी जुबानी। ऐसे में राजेश जी, हमारा पहला सवाल तो आता है अपना परिचय अपनी जुबानी, लेकिन ये सवाल मैं एक सवाल के बाद, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, आप वर्तमान में विधायक हैं,
राष्ट्रीय जनता दल के 5 वर्ष अब समाप्त होने वाले हैं, कार्यकाल समाप्त होने वाला है। राज्य चुनाव के मुहाने पे खड़ा है। कुछ चंद महीनों में या फिर यूं कहूं कि चंद दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में सारे लोगों का, सभी लोगों का वर्तमान विधायक के साथ एक ही प्रश्न होता है कि कैसा रहा कार्यकाल, रिपोर्ट कार्ड क्या है, कैसे बिताया आपने, क्या कुछ किया, तो कैसा रहा आपका भाजपा? हमारा 5 साल तो पूरा होने जा रहा है। सही बात है। जब 2020 के नवंबर में हम विधायक बने जी, हमको लगा 1.5 से 2 साल कोरोना काल जी, जिसके कारण कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, परेशानियां हुई, विकास कार्य बाधित हुए। लगभग 1.5 से 2 साल। लेकिन उसके बाद हमने क्षेत्र में कहिए कि जी-जान से बढ़ा और हम संतुष्ट हैं, जनता भी संतुष्ट है हमारे कार्यकाल से। कुछ तो लोग होंगे जो नाराजगी जाहिर करेंगे, और सच्चाई ये भी है कि 100% सबको खुश नहीं किया जा सकता है। अगर एक विधायक के तौर पे देखा जाए, सासाराम वो क्षेत्र है जहाँ कृषि की प्रधानता है, धान की उपज होती है ज्यादा, और एक कहावत बोला जाता है कि जहाँ धान होगा वहाँ खखरी भी होगा ही होगा। तो कुछ लोग ऐसे होंगे। सच्चाई है कि रोहतास जिला को धान का कटोरा कहा जाता है, और सच्चाई ये भी है कि एक विधायक से अपेक्षा तो काफी होती है, और कहीं ना कहीं सरकार नहीं रहने का भी दुख होता है कि अगर अपनी सरकार नहीं है तो विकास कार्य धीमी गति पड़ जाती है, और अपनी अगर सरकार होती है तो रफ्तार तेज हो जाती है। वैसे भी आप लोगों का नारा है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तो रफ्तार तेज की जब भी आप बात करते हैं तो तेजस्वी सरकार की बात सामने आ जाती है। ऐसा लगता है कि आप लोग तेजस्वी सरकार की बात कर रहे हैं। जैसे ही तेज रफ्तार वाली बात आती है तो एक बाय डिफॉल्ट मन में ये चलने लगता है कि तेज रफ्तार मतलब नारा तो वही है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तो इन बातों पे भी हम लोग बात करेंगे। आपने कहा कि अपनी सरकार या सरकार आप नहीं है तो विकास कार्य धीरे हो जाते हैं, लेकिन उसका भी मौका मिला आप लोगों को। 17 महीने का एक कार्यकाल आपके पार्टी के भी समर्थन से सरकार रही बिहार में, तो इन सारे मुद्दों पे भी बात करेंगे। आपने एक बात कहा कि आप संतुष्ट हैं और जनता भी संतुष्ट है। 100% नहीं हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन आप जहां से अपने आप को ये बोल पा रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूं और पब्लिक संतुष्ट है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी नेता के लिए, कि वो खुद में संतुष्ट है या नहीं। तो चलिए, आपने इस बात को रखा कि आप तो संतुष्ट हैं। इस टॉपिक पे और एक एक करके सवाल मेरे आएंगे, लेकिन पहला सवाल तो कि यहाँ से आपने क्लोज किया उसको कि मैं संतुष्ट हूँ और पब्लिक भी संतुष्ट है। परंपरागत सवाल पे अपने आते हैं, चूंकि हमारा इंटरव्यू ही वहीं से शुरू होता है, अपना परिचय अपनी जुबानी से। वो तो चूंकि आप वर्तमान में विधायक हैं, तो मैंने भी इससे एक सवाल ले लिया ताकि पब्लिक की भी नाराजगी ना रहे कि मैंने रिपोर्ट कार्ड नहीं पूछा। तो सबसे पहले मैंने रिपोर्ट कार्ड पूछ लिया भैया। चलिए, अब आते हैं अपने परंपरागत सवाल पे। तो आप पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े 2020 और जीत के विधायक, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट मारा आपने और आप जीत गए विधायक। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट मारने तक, मतलब विधायक बनने तक से पहले भी आपकी जीवन रही। तो कैसे, मतलब एक राजेश कुमार, एक बच्चा से एक बड़ा, एक युवा और फिर विधायक, अगर ये कहानी अगर पब्लिक जाननी चाहे तो कैसे विधायक तक का सफर पूरा हुआ? जीवन परिचय अगर आपकी जुबानी हम जाने, थोड़े संक्षिप्त और थोड़े विस्तृत, तो कैसा रहा आपका जीवन, यहाँ तक कैसे पहुंचे? हमारा जन्म 15/1/1975 जिस मकान में, जिस छत के नीचे आप बैठे हैं, इसी मकान में, और हम
थोड़े पिताजी वो वगैरह यहीं के रहने वाले हैं। थोड़े पिताजी पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर पिताजी हमारे व्यवसायी रहे हैं। जी, उनका नाम सुन। पिताजी का नाम श्री बैजनाथ गुप्ता, अभी मेरे पिताजी हैं। माताजी का नाम सावित्री देवी हुआ, अभी मेरी माताजी भी हैं। ये हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि आज भी अपने हम माता पिताजी के साथ हैं। कितने भाई बहन आप लोग? हम 2 भाई 2 बहन हैं। सबसे बड़ी बहन, हमसे जो बड़ी बहन है वो पटना में रहती है, उनके बाद हम हुए। हमारे बाद एक बहन है, उनका भी शादी विवाह हो गया है, वो उत्तर प्रदेश में रहती है, बरेली में। उनके बाद छोटे भाई हैं, उनका भी शादी विवाह हो चुका है, उनके भी 2 बच्चे हैं और हमारे भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। आपने बताया कि यहीं पे आप इसी मकान में आपका जन्म हुआ, तो कैसे उस वक्त पिताजी का मतलब पारिवारिक माहौल क्या हुआ करता था, कैसे मतलब पिताजी वगैरह क्या किया करते थे, मतलब जीवन यापन कैसे हो रहा था, आपका परिवार कैसे चल रहा था? आपने बताया व्यवसायी थे। पिताजी व्यवसायी रहे, हम भी यहीं से पढ़ाई किए, ससामी से ग्रेजुएशन की और यहीं फिर बिजनेस में हम भी लगे। उस समय यहाँ कलसा उद्योग हुआ करता जी, और हम भी उसी से जुड़े थे। काफी फेमस था, मतलब पूरे बिहार में यहाँ के कलसा उद्योग स्टोर्स। लाखों लोग यहाँ जुड़े हुए थे। एक समय आया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का सरकार में ही कलसा उद्योग बंद कर दिया गया, काफी लोग बेरोजगार हो गए, हम भी बेरोजगार हो गए। उसके बाद हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के रूप में मतलब काम करने लगे। बेरोजगार हुए तो राजनीति को रोजगार तो नहीं देख लिया आपने? नहीं, उसके बाद भी हम अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के रूप में अपने आप को स्थापित किया। और राजनीति का मतलब ये नहीं है कि पूरी समय हम वहां दे रहे थे, लेकिन आदरणीय लालू जी के विचारधारा से हम प्रभावित थे और इनसे बचपन से हम जुड़े थे। इनकी कहानियां हम सुनते थे, टीवी में इनको देखते थे, तो जो इनकी विचारधारा थी, जो गरीबों के मसीहा, दलितों के नेता, वंचितों के नेता, कहिए कि 90 से पहले का जो कहानी था, उस युग को देख करके हम काफी प्रभावित थे और हम राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े और इससे पहले किसी पार्टी से हम नहीं जुड़े। और एक चीज आपको बता देते हैं कि शुरुआत भी इसी पार्टी से है, लास्ट भी इसी पार्टी से। परिवार में कोई और पहले से कोई किसी पार्टी में पिताजी वगैरह या फिर उनका क्या पॉलिटिक्स में वो कैसे सोचते? नहीं, हमारे परिवार से उस तरह से कोई पॉलिटिक्स में नहीं। ऐसे हर कोई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विचारधारा से जुड़े हुए रहता है, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई नहीं रहा। तो वो सारे लोग एडुकेटेड हैं जी। तो वो विचारधारा भी आरजेडी की हुआ करती थी क्या? मतलब आपके पिताजी जो इस विचारधारा से जुड़े रहते थे? पिताजी प्योर व्यवसायी थे, कोई राजनीति नहीं। वोट वगैरह तो करते होंगे? हाँ, सबकी अपनी अपनी विचारधारा थी। तो वो विचारधारा आरजेडी हाँ, आरजेडी उस समय जनता दल हुआ करता। जनता दल। आपने कहा कि मतलब यहीं से ग्रेजुएशन किया आपने, तो कुछ युवा काल के अगर घटनाक्रम को अगर याद करने की मैं बात करूं तो कैसा, जैसे पिताजी आपके व्यवसायी थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी आपको, मतलब जैसे जनरली होता है कि पढ़ाई लिखाई में भाई पैसे आड़े आ जाते हैं, तो क्या मतलब माहौल क्या मिलता था आपको कुछ करने का? कुछ तो मतलब जनरली तो लोग जॉब और गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी की बात किया करते हैं, या आप व्यवसाय में थे, आपके पिताजी व्यवसाय में थे तो व्यवसायी के तौर पे आपको देखते होंगे। तो युवा काल में कैसा, क्या मन स्थिति हुआ करती थी उस वक्त, कैसे सोचा करते थे? देखिए, एक बार बताएं कि हम ये जो मकान है, मेरा पुश्तैनी मकान है जी, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहे। हमारे दादाजी 3 भाई थे और जब हम बहुत छोटे थे, याद भी नहीं हमें, हमारे छोटे वाले दादाजी पढ़ने के लिए इंग्लैंड में,
उस समय बहुत मायने रखता है। कभी 78-80 में इंग्लैंड जाना पढ़ने के लिए बहुत मायने रखता है। तो कहिए कि बहुत ही संपन्न परिवार से हम लोग थे, खेती बाड़ी भी अच्छा के साथ, व्यवसाय भी था। लेकिन एक समय ये भी आया कि जब परिवार डिवाइड हुआ, उस समय हम बोर्ड का एग्जाम दिए हों, तो उसके बाद स्थिति परिस्थिति कुछ चेंज हो गई। पिताजी के व्यवसाय में नुकसान हुआ, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई कि इच्छा था कि हम भी बाहर जाकर पढ़ते, लेकिन वैसा घर का परिस्थिति नहीं बन पाया कि हम बाहर जा सके। यही से ग्रेजुएशन किए। अब घर की परिस्थिति देखते हुए हम भी व्यवसाय में, परिस्थिति बस व्यवसाय में हाँ परिस्थिति बस, वरना सोच तो कुछ और हाँ सोच कुछ और था। हम चाह रहे थे कि हमको पढ़ाई का बहुत इच्छा था कि आगे हम पढ़ाई करें, लेकिन ये नहीं कि पढ़ाई करके जॉब करना था, पढ़ाई करने के बाद ही व्यवसाय करना था या राजनीति करना था। लेकिन पढ़ाई का शौक था कि पढ़ाई करने के बाद ही अगर व्यवसाय भी करना है तो पढ़ाई के बाद ही करना है, और राजनीति भी करना है तो पढ़ाई के बाद ही करना है। पढ़ाई का बहुत मतलब स्टार्टिंग से ही व्यवसाय और राजनीति ये दो चीज ही सोचा करते। हाँ, राजनीति और व्यवसाय यही दो चीज सोच रहे। हाँ, हम 98 में व्यवसाय में। और फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं, कोई ये नहीं, फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन हमको लगा कि फैमिली को सहयोग करना चाहिए। अगर हम व्यवसाय में आ जाते हैं तो फैमिली को सहयोग होगी और परिवार आगे बढ़ेगा। क्योंकि डिवाइडेड के बाद परिवार का जो डिवाइडेशन हुआ हम लोग का, उसके बाद थोड़ा सा व्यवस्था गड़बड़ हो गई, तो हम खुद उसके लिए व्यवसाय में आ गए। आप राष्ट्रीय जनता दल माननीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधाराओं से प्रभावित रहा करते थे युवा काल में। अब प्रश्न ये है राजेश जी की, राजेश कुमार गुप्ता आप पूरा नाम लिखते हैं, यानी गुप्ता टाइटल है आपका, और आप जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं, मतलब माननीय लालू प्रसाद यादव की या राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा, जहां से आप प्रभावित हुआ करते थे, प्रेरित हुआ करते थे, जिस वक्त जिस काल की, या फिर यूं कहूं कि एक लंबे अरसे तक माननीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार से लोग मुख्यमंत्री रहे, राज किया बिहार में उन्होंने, और आप जो टाइटल कैरी करते हैं, मतलब गुप्ता समाज की अगर मैं बात करूं या इनकी बात की जाए, तो ज्यादातर लोग आरजेडी के साथ नहीं है। ये समाज आरजेडी के साथ कम दिखता है, होंगे लेकिन पूर्णतः समर्पण नहीं दिखता है। वैसे अगर बात की जाए तो आपका समाज बीजेपी में ज्यादा दिखता है। तो ये मतलब अपने समाज से अलग आप कैसे प्रभावित हुआ करते थे? मतलब वो क्या सोच था, या वो ऐसी क्या चीज थी जो आपको अपने समाज से अलग बिल्कुल आपको चलने पे आप विवश हो रहे थे या उस तरफ प्रेरित हो रहे थे? ये कैसे हो रहा था? देखिए, सुने सुनाए बात में नहीं आना है, प्रैक्टिकल भी उसके आते हैं। रामचंद्रपुर में, तब तक रामचंद्रपुर में हम जब से होश संभाले तब से हम देखे राष्ट्रीय जनता दल के कोई मंत्री रहे, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रहे। प्रेमचंद गुप्ता जब से राष्ट्रीय जनता दल है तब से वो राज्यसभा मेंबर रहे। और आप देखे होंगे कि 1990 से 2005 तक जो राष्ट्रीय जनता दल की जितने दिन सरकार थी, पूरे जिले में, अगर बिहार में जितने जिले उसमें से आधा से अधिक जिले के जो डीएम और एसपी हुआ करते थे वैश्य समाज से, और ये भ्रम फैलाया जाता था। आदरणीय लालू जी हैं कि आज ब्लॉक पे जाके बैठने का जो हिम्मत दिए, ताकत दिए, किसका दे? बनिया लोग को डंडा से मार के भगाया जाता था, खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, घर से निकलने में सोचना था। वो ताकत किसने दिया? आज हम राजनीति में आए तो हमको ताकत किसने दिया? 90 से पहले कितने वैश्य समाज के लोग बाहर निकलते थे? सबको हक दिलाए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। आज हम भी वैश्य समाज आते हैं, और वैश्य समाज में 56 उपजाति,
अब हम जिस उपजाति से आते हैं, अभी पूरा इंडिया में अकेले हम अपने जाति के विधायक हैं, बिहार ही नहीं पूरे इंडिया में अकेले विधायक हैं जिस उपजाति से आते हैं। आदरणीय लालू जी ने हर उस व्यक्ति को सम्मान दिया है जो सबसे पिछले पौधान पे बैठे। बाकी लोग ये नहीं समझते हैं। सब समझ रहे हैं और वो बात सबको समझ में आ गई कि हम किसी के बंधुआ मजदूर हैं। जहां सम्मान मिलेगा हम वहां जाएंगे और सम्मान राष्ट्रीय जनता दल दे रहा है। अभी देखिए 2020 के चुनाव, अभी हम लोग 5 विधायक आए, 12 विधायक को टिकट दिया गया। इसी जिला से बीजेपी कब थे, एक भी कोई वैश्य समाज को नहीं दिया टिकट। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि मतलब वैश्य समाज यानी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स, या फिर भारतीय जनता पार्टी यानी वैश्य समाज, मोदी जी को भी उसी समाज के साथ जोड़ कर लोग देखते हैं। ये बात अब केवल कहने के लिए रह गई है। अगर वो ऐसा होता तो आज पूरे शाहाबाद में 2020 के चुनाव में भाजपा का 22 सीट में 1 सीट आया। 2024 लोकसभा चुनाव में पूरे शाहाबाद से एनडीए खत्म। इसलिए ये टोटल वैश्य समाज ये समझ चुकी है कि भाजपा पहले यूज करती है, फिर मिस यूज करती है और उसके बाद रिफ्यूज करती है, और समझ गई कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। हमें जहां सम्मान मिलेगा वहां हम रहेंगे। चलिए, जहां सम्मान मिलेगा वहां रहेंगे। प्रश्न ये है कि मतलब आपने कहा आप प्रभावित तो हुआ करते थे राष्ट्रीय जनता दल से, माननीय लालू प्रसाद यादव से। जब राजनीति में आने की बात हुई, मतलब शुरुआत कैसे की आपने और कनेक्टिविटी कैसे बनी राष्ट्रीय जनता दल से? पढ़ाई कर रहे थे आप, तो रोजगार कर रहे थे, अपना व्यवसाय कर रहे थे, फिर वो कनेक्टिविटी कैसे बनी और चुनाव लड़ने तक बात कैसे पहुंची, विधानसभा का टिकट मिलने तक की बात, वो घटनाक्रम क्या हुआ? देखिए, पढ़ाई करके हम व्यवसाय में थे, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे, और कोई चुनाव के लिए नया युवा लड़का साफ सुथरा छवि वाला खोज रहे थे। हमारे पास मैसेज आया, हम गए मिले, बात बन गई, सिंबल मिला, चुनाव लड़े और ऐतिहासिक वोट से हम जीते। लगभग 27,000 वोट से हम जीते। यहाँ इससे पहले यहाँ सासाराम की अगर बात की जाए तो एक लंबे समय से मतलब 3-4 इलेक्शन से कंटिन्यू कुशवाहा समाज के लोग को विधायक घोषित किया जा रहा था, या टिकट भी उन्हीं को दिया जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि कुशवाहा को अगर टिकट मिला मतलब जीत सुनिश्चित। आपने उस भ्रम को तोड़ दिया। हमने नहीं, जनता ने तोड़ दिया। और ये 2020 का पहला ऐसा चुनाव है कि हर जाति के लोग वोट दिया राष्ट्रीय जनता दल को। इससे पहले 2 भाग में चुनाव होता था, अगर इधर बनिया है तो इधर मुस्लिम है, लेकिन पहला 2020 का चुनाव हुआ कि सारे जाति और धर्म के लोग चुनाव वोट दिए हैं राष्ट्रीय जनता दल। ये इतिहास हो। प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं आप राजनीति में? अपना राजनीतिक प्रेरणा स्रोत जाहिर सी बात है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल में होने के नाते लालू प्रसाद से बड़े चेहरे तो हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं और मानते आ रहे हैं। 2020 में आप पहली बार चुनाव लड़े, सामाजिक कार्य मतलब मोटिव क्या, किस मोटिव से आप आए विधानसभा चुनाव में, या राजनीति में आने के पीछे का मकसद क्या, किस मकसद से राजनीति में? हम व्यवसाय भी किए तो बहुत दिल से और ईमानदारी से किए। कौशल उद्योग में थे, ईमानदारी से हम काम किए और खुशहाल बिजनेसमैन रहे। उस वक्त कंट्रैक्टर भी रहे तो बहुत ईमानदारी से काम किया। और ये नहीं कि कहीं किसी के सहारे चलना है, खुद अपना ईमानदारी और मेहनत के बदौलत हम आगे बढ़े। और हमारे पास अपने जीवन यापन के लिए किसी तरह की कोई अर्थव्यवस्था की कमी नहीं। और राजनीति में भी आए हैं तो हम दिल से हैं और दिल से लोगों को मदद करते हैं। आप जहां बैठे हैं ये कार्यालय हम खोले हुए हैं और हमको लगता है कि महीना में 20 से 22 दिन हम यहाँ बैठते हैं, सुबह 7 से 11 बजे तक। अब प्रत्येक दिन 100 से अधिक लोग यहाँ मिलते हैं, क्योंकि हर दरवाजे पर हम नहीं पहुंच सकते हैं, एक-एक दरवाजे पर हम तो नहीं मिल सकते हैं।
जहाँ निमंत्रण होगा, जहाँ फंक्शन होगा, ऐसे कहीं कार्यक्रम होगा जाएंगे। लेकिन हम चाहे कि अगर हर पंचायत में, हर घर में, हर गांव में हम पहुंच जाए तो संभव नहीं है कि हम, हाँ मतलब साल में पहुंच भी सकते हैं लेकिन रोज तो नहीं पहुंच सकते। लेकिन जो लोग अगर हमसे मिलना चाहे वो लोग तो जानकारी है कि हमारा कार्यालय हमसे मिल सकते हैं। प्रत्येक दिन सुबह बैठते हैं, अगर हम नहीं भी हैं तो हमारे पीए यहाँ बैठे हुए हैं। और एक और बड़ी बात आपको बताते हैं ये कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अनुशंसा करने पे चिकित्सा सहयोग मिलता है। तो हमको लगता है कि कुछ नहीं तो साहब स्थान होगा उस चीज का, हमने जितना अनुशंसा की। और उसका यही कारण है कि हम पर डे आप जो मिलते हैं सबसे, किसी को घूमना नहीं पड़ता है, किसी को मतलब कि किसी से पैरवी नहीं कराना पड़ता है, किसी को ढूंढना नहीं पड़ता है विधायक जी कहाँ मिले। मतलब जनता के लिए उपलब्ध है। हाँ, जनता, हमारा घर ही ससाराम विधानसभा में। बहुत ऐसे विधायक हैं कि कहीं और घर है, विधायक कहीं से और, लेकिन अगर हम सोए भी हैं तब ससाराम विधानसभा में, जगह भी तो ससाराम विधानसभा में, अगर सब्जी खरीदने भी गए तो ससाराम विधानसभा में, तो हमारा तो घर ही ससाराम विधानसभा में। मतलब मोटिव क्लियर था, चुनाव लड़ने के पीछे की समाज सेवा करना है और मौका मिला तो आपने किया, मतलब पूरी ईमानदारी से अपने काम को, पूरी ईमानदारी से किया। सबसे बड़ी बात है किसी का दुख दिल हमने कभी नहीं दुखाया, किसी को उचट के नहीं बोला, किसी को गाली नहीं दिया, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, किसी का गलत पैरवी नहीं किया, किसी का जमीन नहीं दखलियाया, किसी से रंगदारी नहीं मांगा, किसी को धौस नहीं दिखाया कि हम विधायक हैं, या हमारे किसी परिवार के व्यक्ति धौस नहीं दिखाया है। हमको लगता है कि हमारे भाई को तो बहुत तो पहचानते भी नहीं होगा कि हमारे भाई। हम विधायक हैं, हम सेवा करेंगे, हम लोगों से मिलेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, लोगों का दर्द सुनेंगे, लोगों का विकास वाला कार्य करेंगे, लेकिन ईमानदारी से करेंगे। आपने बोला कि काफी सारा अनुशंसा मेडिकल सेक्टर में आपने किया है, मुख्यमंत्री के पहल से जो योजना लाई गई उसमें, और समाज सेवा लेकर के, उद्देश्य लेकर के राजनीति में आए, मौका भी मिला आपको, पहली ही बार में मौका मिल गया। जनरली मतलब मैं इसको कह सकता हूँ कि यू आर द लकी पर्सन कि आप पहली बार चुनाव लड़े और मतलब लक भी फेवर किया आपको, आप विधायक भी बन गए, मौका मिला पूरा कार्य करने का। इस मकसद में आपने जैसा बताया कि आपने काफी कुछ किया भी, तो आपके राजनीतिक जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालने की बात हो, या इन 5 वर्षों में जब आपको मौका मिला, तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य अगर गिनने गिनवाने की बात आ जाए तो कार्य क्या है? जब भी हाउस चलता है, विधानसभा चलती है, साल में 3 बार चलता है, जुलाई, नवंबर और मार्च। उसमें हम लोग अपने क्षेत्र का जो भी समस्या होती है आवाज में, एक क्वेश्चन करने की सीमा रहती है कि आप इतना क्वेश्चन इस विभाग से कर सकते। हमने पूरे 5 साल में पूरे विधानसभा से जितनी समस्याएं हो सकती है हमने आवाज उठाया, और कभी जो जैसे टारगेट होता है विधानसभा कितना अपना क्वेश्चन रख सकते, कभी वो हमने खाली नहीं जाने दिया, और उसका फायदा भी हमको मिला। यहाँ एक जाम की बहुत समस्या होती है सासाराम से। हमने विधानसभा में आवाज उठाया था कि यहाँ ट्रैफिक लाइट होनी चाहिए, और जब हमारी सरकार बनी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जब डिप्टी सीएम बने, उन्हीं के कलम से यहाँ ट्रैफिक लाइट का प्रशासनिक शुरू। उसी समय एक ससलाम प्रखंड में एक रोड है, 7 किलोमीटर का रोड है, जो अमला तालाब से बहनपुरा होते हुए होना जाती है। विगत 40 वर्षों से रोड खराब था, 1-2 साल से नहीं, विगत 40 वर्षों से रोड था ही नहीं, रोड था कि गड्ढा था पता ही नहीं था। जब विधानसभा आता था तो हमारा पहला क्वेश्चन वही होता था ग्रामीण कार्य विभाग में कि हमारा तालाब न होना, बभनपुरा रोड बनाए, और रोड बना। उससे कुछ नहीं तो हमको लगता है कि 50 गांव से अधिक जुड़ा है, रोड बन के तैयार हो गई। तिरौथू प्रखंड में गांव है नया गांव,
आजादी के बाद वहां रोड था ही नहीं, अभी रोड बन रहा है, अभी सड़क का कार्य चल रहा होगा। एक यहाँ आधुनिक सौदागरी कहिए, भी हम बनवा रहे हैं यहाँ। हम कोरोना काल में देखे कि 100 को जलाने के लिए बहुत सारी पसंदियां होती थी, 100 कहाँ जलाना है, कहाँ पीना है, बहुत सारी लोगों में कठिनाइयां थी। उसी को लेकर हमने आवाज उठाया था। आज वो इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल दोनों उसमें है, सौदागरी बन के कंप्लीट हो चला है। और सासाराम शहर जो है व्यवसायियों का शहर में व्यवसायी काफी लोग हैं। यहाँ एक जगह है जो गोला बाजार कहा जाता है, जो मेन व्यवसाय का केंद्र है सासाराम। व्यवसायी तो हर शहर में होते हैं, लेकिन यहाँ गोला बाजार का जो मेन केंद्र बिंदु है, मेन व्यवसायियों का गढ़ है। और वहां पहले नगर थाना हुआ करता था, जिसको हटा के यहाँ फैलगंज में उसको ला दिया गया। वहां के व्यवसायी बहुत परेशान हुआ करते थे। हमने विधानसभा में आवाज उठाया और वहां फिर से थाना चालू कराया। वही नहीं, 5 टीओपी और चालू कराया, जो कि यहाँ महावीर मंदिर के पास एक बना है, एक सागर में बना है, एक गोला में बना है। ऐसे ही 5 टीओपी का निर्माण। और आप सुने होंगे, आप लोग तो पत्रकार हैं, आज से करीब 2 साल पहले रामनवमी में यहाँ सासाराम में दंगा हो गया था। दंगा हो का गया था, कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं कि जो माहौल बिगाड़ने का काम किया। हमने बाइक से पूरे 1 हफ्ता पूरे शहर का दौरा किया, जिसमें लोग घर से निकलते नहीं थे। हम बाइक से घूम घूम के लोगों को बताएं कि नहीं, आप इस चक्कर में नहीं पड़िए, आपस में लड़ाया जा रहा है। लड़ाने पे किसका परेशानी होगी? किसी के बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उनके दवा लाने में दिक्कत होगी, स्कूल बंद होगा, व्यवसाय बंद होगा, नुकसान तो हमारा है। और लोग समझे और उस चीज को वहीं पर विराम हो गया। तो जो माहौल खराब किया जा रहा था, वो हम लोगों ने जो मेहनत किए, हमारे साथ और लोग आए, उस माहौल के वही दंड कर दिया गया। लोग समझे, लोग साथ दिए और लोग समझ गए कि हमें लड़ाने का काम कौन कर। आरोप लगा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के ऊपर FIR। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं, आपने नहीं लगाया, लेकिन घटनाक्रम का आरोप तो उनके ऊपर लगा। कैसे देखते हैं? कौन कर रहे थे वो तो कोर्ट का बात आपके है, नजरिए से न्यायालय की बात है कैसे और प्रशासन की बात है। हम किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। हमारी कंपटीशन अपने आप से, हमारी कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं। हमारी कंपटीशन खुद राजेश गुप्ता से है। यार ये किए तो कल इससे अच्छा हमको करना है। हम किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं करते। हम दूसरे काम क्या, जो हम शक्ति दूसरे को बुराई करने में लगाएंगे, उतना शक्ति अपने आप को अच्छाई करने में लगाएंगे। हम क्यों दूसरे की बुराई करने में अपना शक्ति जाहिर करें? लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि वो जो उनके ऊपर जो आरोप लगाए, FIR वगैरह जो हुआ, उसको आपके नजरिए से आप उसको कैसे देखते हैं? जेन्युइन था, गलत था, सही था? वो न्यायालय समझेगी और प्रशासन समझेगी, उसका फैसला हम करने वाले। आपके क्षेत्रफल, आपके एरिया में घटना हुआ था, तो कुछ तो सुराग, कुछ तो समझ में आ रहा। फैसला लेने वाला, उस पर हम टिप्पणी करने वाले हम कोई नहीं। न्यायालय जो करेगी, प्रशासन जो करेगी। आपने अपने महत्वपूर्ण कार्यों की गिनती करवाई, वो बातें मेरे सामने, मतलब मैं रखना चाहूंगा आपके सामने। पूर्व विधायक से हमारी बातचीत चल रही थी इसी कार्यक्रम में। आपने ट्रैफिक लाइट की चर्चा की कि आपने वो बताया। उनका प्रश्न आया हमारे सामने कि उन्होंने कहा कि एक बार पूछिएगा, माननीय विधायक से ये बात पूछिएगा, स्ट्रीट लाइट, ये सॉरी ट्रैफिक लाइट की बात वो करते हैं क्रेडिट लेने वाली, या मतलब ऐसा करते हैं कि हमने लगवाया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो नगर निगम, मतलब ये विधानसभा के दायरे से बाहर का, या इसकी योजनाएं जो है वो नगर पंचायत, नगर निगम से डिसाइडेड होती हैं। फिर आप कैसे इसको, मतलब आपको कैसे क्रेडिट दिया जाए, ये उनका प्रश्न था। तो कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात थी, जब
ट्रैफिक लाइट आया या उसका हमने विधानसभा में उठाया, उसका वीडियो मेरे पास है। उस समय सासाराम नगर निगम नहीं था, उस समय सासाराम नगर निगम नहीं था, नगर परिषद हुआ करता था। और उससे पहले कहिए कि डेढ़ स्थिति में था, क्योंकि इस नगर परिषद में जो भी घोटाला हुआ हो या जो भी कारण हो, वहाँ के ईओ थे वो भी जेल गई थी, जो चेयरमैन थे वो भी जेल गए थे, बहुत सारा केस मुकदमा हुआ। हम उस पर नहीं जाना चाहते। तो वैसे कहिएगा तो मानिए कि हमने कहा कि सौदा पर बनवाया, वो भी गुड़गो से बना, वो भी नगर निगम से, गुड़गो जो है नगर निगम से डील होता है। हमारा तो पूरा रोड बनवाया, वो भी तो आईओ से होती है, ग्रामीण कार्य विभाग से होती है, तो ग्रामीण कार्य विभाग को क्रेडिट जाना चाहिए। कुछ रोड बना पीडब्ल्यूडी से बना, वहां क्रेडिट जाना चाहिए। तो फिर विधायक को क्रेडिट कहा जाएगा? हमने आवाज उठाया, हमने विधानसभा में अपनी मांग रखी, जनता की मांग रखी, क्योंकि जाम का समस्या बहुत जटिल सासाराम। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, डेवलपमेंट के अलग अलग आयाम हो सकते हैं, विभाग हो सकते हैं, लेकिन आवाज उठाना, इच्छा शक्ति दिखाना, अनुशंसा करना, कोई भी विकास कार्य किसी ना किसी विभाग के द्वारा ही किया जाएगा जी। आपकी क्षमता है कि आप उस विभाग से अपनी मांग कैसे रखते हैं, कैसे लाके जनता के समर्पित करते हैं। एक और प्रश्न उनके तरफ से था, मैं अगर दूसरा ले लूं जी का जवाब अगर आपको लेकर के। उन्होंने कहा कि कुछ हमारे किए हुए कार्य को जो हमने स्टार्ट किया था उसको वही रोक दिया, वो कार्य आगे नहीं बढ़े। कुछ सड़कों के निर्माण की चर्चा हो रही है कि मतलब वो कार्य ऐसे ही स्थिर पड़ा हुआ है, मैंने शुरू किया था और फिर मैं ही रहूंगा तो करवाऊंगा उसको। जैसे कार्य दिखते हैं आपको जो उन्होंने शुरू करवाया जिसको आपने आगे नहीं? देखिए, हम संबंध निभाने में विश्वास है। पूर्व विधायक के छोटे भाई हमारे मित्र हुआ करते थे, आशीष विश्व, वो हमारे बड़े भाई की तरह है। हमने आपको एक ही बात बताया कि कभी किसी को हम उस तरह का हरास कर ही नहीं सकते हैं अगर किसी को हमसे या हमारे व्यवहार से किसी का दिल है। तो हमसे वैसा नहीं लगता है कि हमारे जानने का कुछ ऐसा काम। व्यवहार की बात तो उन्होंने नहीं की, उन्होंने कहा कि कुछ कार्य शायद उन्होंने शुरू किए थे, वो स्थिर पड़ गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया। कोई वैसा कार्य हमारी नजर में, आपके नजर, हमारे नजर में कोई कार्य, मतलब जितने भी योजनाएं थी लगभग चल रही हैं, सभी को चल रही है। और मैक्सिमम कार्य को हम अपने द्वारा लाए हुए हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, वर्तमान सरकार का भी और आपका भी। आप 5 वर्षों के विधायक रहे सासाराम के 208 नंबर विधानसभा से। बीच में कुछ महीनों की सरकार आपकी आई, आपके पार्टी की आई, गठबंधन की सरकार थी वो, आपने अभी उसका जिक्र किया। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पे है कि एक वक्त में जब आपकी सरकार नहीं थी, आपकी पार्टी की सरकार नहीं थी, फिर आपके पार्टी की सरकार आई, फिर से आपकी पार्टी मतलब गठबंधन की सरकार आई और फिर से चली। यानी इसको दूसरे लहजे में मैं बोलूं तो मुख्यमंत्री जी कभी इधर आपके साथ, कभी उधर उनके साथ। ऐसे में एक विधायक होने के नाते और अभी वर्तमान में अपोजिशन के विधायक होने के नाते योजनाओं को पूरा करने में, योजनाओं को शुरू करने में, कार्य को करने में कितनी मुश्किलें और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, या सब कुछ स्मूथ है? देखिए, अपनी सरकार होना और न होना अंतर तो बहुत है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ट्रैफिक लाइट हुआ 17 महीने के सरकार में, एक 40 वर्षों से जरूर सड़क नहीं बन पा रहा था, वो सड़क बना। लेकिन यही का एक हम डीपीआर बनाकर दिए हुए हैं ड्रेनेज पार्ट 2 का। आपको लगता है करीब 100 करोड़ का डीपीआर बन के गया है, प्रशासनिक स्वीकृति देना बाकी है, होने ही वाला था। मतलब कि हमें उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव से बात हो गई तो उन्होंने बोला था कि सबका विश्वास कर देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार गई, आज तक वो
पता नहीं कौन सा डब्बा में पड़ा हुआ है भाई कि हम बहुत बार नगर विकास मंत्री से मिल चुके, लेकिन अभी तक किसी के कानों पर जू नहीं लगा। अगर आज जो ड्रेनेज पार्ट 2 हो जाती है तो सासाराम की जल जमाव की समस्या 99% खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार नहीं रहने के कारण उसको ठंडा बस्ता में डाल दिया। मतलब जल जमाव भी लेकिन सासाराम में एक समस्या है, मेजर बहुत बड़ी समस्या है, मेजर समस्या है यहाँ का। और उसके लिए हमने आज हमको लगता है कि 2 साल से अधिक हो गया डीपीआर बना के वहां दिए हुए, लेकिन आज तक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली। जब माननीय मंत्री से मिलते हैं तो आश्वासन मिलता है, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलता। यही सरकार होने और ना होने का फायदा है। मतलब विकास के कार्य में बाधा आती है। एकदम बाधा है। हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं दिमाग में हो गया है कि शाहाबाद का ही विकास नहीं किया जाए, क्योंकि शाहाबाद जो है 20 में 2024 में एनडीए के यहाँ से क्लीन चिट कर दिया। एनडीए यहाँ रहा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं एक होता है ना, मानसिकता ऐसी बन गई, मानसिकता बन गई, इस्लामाबाद में हमको वोट नहीं दिया है, विधायक हाँ। नहीं दिया है, तो यहाँ कोई विकास नहीं कर। नहीं हो रहा है। तो ये तो लेकिन जस्टिफाइड नहीं करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के नजर में एक ही जिला है पूरे बिहार में, वो है नालंदा। हमने बहुत बार मांग की विधानसभा में कि यहाँ पत्थर उद्योग कौशल उद्योग चालू कराए, कोई उद्योग है नहीं। डाइगा नगर तो भी बंद पड़ा है। यहाँ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यहाँ जो रोहतास जिला है, भभुआ जिला है, धान का कटोरा कहा जाता है। अगर बिहार में सबसे अधिक कहीं राइस मिल है तो हमारे जिला में, लेकिन आज सरकार की गलत नीतियों के कारण राइस मिल बंद पड़ गए। जितने मिलर हैं 99% आज वर्क कर रहे हैं, केवल सरकार के गलत नीतियों के कारण। आज पत्थर उद्योग बंद है। हमारा कहना कि यही बगल के जिला में पत्थर उद्योग चल रहा है, यही बगल के राज्य में पत्थर उद्योग चल रहा है, क्यों हमारे यहाँ बंद है? लाखों लोग उससे इफेक्टेड है। आप कहते हैं कि रोजगार देंगे, बड़ी अर्थव्यवस्था नौकरी देंगे, आप रोजगार बंद कर रहे हैं। अगर आज पत्थर उद्योग खुल जाता है तो लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री के कानों को जू रेंगता नहीं है। राइस मिल का स्थिति देखिए। हुए शाहाबाद में बताएं कि क्या किए, हुए शाहाबाद में बताएं क्या किए हैं, कितने उद्योग लगाए, कितने फैक्ट्री लगाए। मतलब शाहाबाद की अनदेखी हो रही है ऐसा आपको लगता है? एकदम हो रही है, सामने दिख रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कहीं कुछ उद्योग धंधा नहीं है। मतलब आपने 2 बातें रखी व्यवसायी के तौर पे, आप व्यवसायी रहे भी हैं पहले भी, और सासाराम की अगर बात की जाए तो काफी मतलब बड़े व्यापक स्तर पे यहाँ पे क्रशर का और पत्थर का बिजनेस हुआ करता। कितना प्रभाव पड़ा, मतलब जब क्रशर उद्योग यहाँ पे हुआ करता था, मतलब पत्थर व्यवसाय यहाँ चालू था, और जब पत्थर व्यवसाय यहाँ से समाप्त हुआ, कितना प्रभावित हुआ सासाराम विधानसभा या सासाराम शहर पे, क्या प्रभाव पड़ा? पत्थर उद्योग को सिस्टमेटिक करने के लिए कुछ माइंस का ऑप्शन हुआ। उसके बाद हमको याद है कि स्टार्टिंग में करीब 135 लगभग क्रशर का लाइसेंस निर्गत किया गया बिहार सरकार के द्वारा। उसके बाद फिर करीब 250 लाइसेंस दिया गया, टोटल 400 दिया गया। वो पूरे 20 साल के लिए लाइसेंस दिया गया था। और जो ऑक्शन में जो उसका कहिए कि राशि देना था, जो फी है, वो 7 साल में रहा था। जैसे ही 7 साल में पैसा जमा किया लोगों ने, उसके बाद क्रशर उद्योग बंद कर दिया गया। इस पे जवाब भी नहीं दिया गया कि आपने 20 साल के लिए जब लाइसेंस दिया है तो उसको 7 साल में क्यों बंद कर दिया? आपको तो हमने टैक्स दिया 20 साल के लिए, लेकिन आप बंद कर दिए उसको 7 साल में। इस पे सरकार को जवाब देनी चाहिए। और अगर क्रशर उद्योग बंद हो गया, ठीक है, बंद कर दी, कुछ विकल्प दीजिए। कोई व्यवसाय का, रोजगार का
नौकरी का कोई उसका विकल्प दीजिए। कारण क्या बताया गया बंद होने के पीछे का? आप लोग तो कोई कारण नहीं, बस बंद कर दिया गया। और कभी पॉल्यूशन का दिया गया कि पॉल्यूशन हो रहा है, कभी कि माइंस का नहीं, फॉरेस्ट का पहाड़ है। लेकिन यहाँ तो जो माइंस का पहाड़ है, जो माइनिंग का पहाड़ है, माइंस का नहीं माइनिंग का है, उसके बाद में दीजिए कैसा। और अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो हम तो कहेंगे कि भूखे मरने से अच्छा कि पॉल्यूशन से मर जाए। लेकिन वाकई में मैं मतलब मेरी भी मेमोरी अगर मैं याद करूं तो मैं आया करता था उस वक्त में भी कभी कभी। ये जो जीटी रोड से जो रास्ता जो यहाँ सुगरा मोड़ से जो करवंदिया। जी करवंदिया वाली जो रोड है, ये रास्ते सड़क की भी स्थिति बुरी थी। और पॉल्यूशन का तो आप भी बता रहे हैं, मतलब वो लगता था ऐसा कि पॉल्यूशन बिल्कुल, तो क्या पॉल्यूशन तो हुआ करता था उस वक्त में? पॉल्यूशन तो एक मुद्दा, या आज भी मेरे को लगता है कि मतलब सासाराम में पॉल्यूशन है एक मुद्दा, क्या लगता है? उसका पासपोर्ट चेंज कर दीजिए। बहुत सारी ऐसा जगह है कि जहाँ प्लांट करवा सकते हैं। क्या यही बिहार में सोशल ग्रुप नहीं चल रहा है? जिस कैटेरिया को वहां चल रहा है उसी कैटेरिया पर आप यहाँ चलाइए। बगल के राज्य में जो चल रहा है उसी कैटेरिया पर आप यहाँ चालू कीजिए, उसका नियम फॉलो करेंगे। जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, लोग आज पलायन कर रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि अपने यहाँ उसका कुछ विकल्प दिया जाए। लाखों लोग जुड़े हुए थे उससे, लाखों लोग जुड़े हुए, और बंद होने की वजह से उन लाखों लोगों के संविधान हुआ, पलायन का बड़ा मतलब। पलायन हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार जिसको नौकरी मिल गई और फिर उसको नौकरी से हटा दी, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति होगी, उसके परिवार की क्या स्थिति होगी। अमीरी पे पनपी हुई गरीबी बहुत दुखदायक है। कितने लोग दवा के बगैर भगवान को प्यारे हैं, कितने लोग के बच्चा स्कूल नहीं गया। अर्थव्यवस्था जो जिसका जिसका गड़बड़ हुआ, कमजोर हुआ, आज पलायन चल गए। कोई दिल्ली, कोई गुजरात, कोई मुंबई जाकर अपना केवल जीविका का साधन अपना पेट चला रहा है। पॉल्यूशन कुछ कम होगा, मतलब जिसको आधार बनाया गया पॉल्यूशन हो रहा है, आपने तो बोला कि पॉल्यूशन को आधार बनाया गया। कोई नहीं, कोई आधार बताया ही नहीं गया। ये तो हम बोले कि अगर पॉल्यूशन से कह रहे हैं तो उसका तो विकल्प है, उसका विकल्प है कि आप क्राइटेरिया है कि इस सिस्टम से आपको असर चलाना है, ये सिस्टम से आपको माइंड चलाना है। तो कुछ पॉल्यूशन जो हो रहा था कम हुआ, प्रेशर जो कम बंद होने से कुछ पॉल्यूशन पे असर पड़ा? देखिए, अगर पॉल्यूशन में केवल बात किया जाए वो तो बहुत सारी यहाँ ऐसा जगह जिसे जो बालू वाला जमीन है, बहुत ऐसा सा जगह है, पहाड़ माइंस है यहाँ, जहाँ की कोई मतलब नहीं है, वहां प्लांट बैठाया जा सकता है। तो पॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं रहा, और नहीं कोई किसी को लेटर दिया गया कि किस एवज में आप बंद कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया गया। आपने एक और बात कही, हालांकि बेरियमसोन एक अलग विधानसभा है, लेकिन आपने डालमिया की चर्चा की। काफी एक धरोहर है डालमिया आपके क्षेत्र के लिए, उसके उत्थान या उसके विकास के लिए कभी कोई चर्चा, कभी कोई बातचीत बढ़ी नहीं? आप लोगों ने कोई स्टेप लिया नहीं? फर्दर उसको लेकर के क्या सोच है, क्या प्लानिंग है? मतलब बिहार में जिसकी सरकार है उसी का वहां दिल्ली में भी है। उन लोगों को सोचना चाहिए कि डालमिया ही केवल नहीं, पूरे बिहार में कितने हम कारखाना बैठा रहे हैं, कितने उद्योग धंधा ला रहे हैं, कितने नौकरियां दे रहे हैं। 17 महीने की जो सरकार रही, आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो सीएम, इन्होंने 5 लाख नौकरियां दी। लोग कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो हम कहते हैं इससे पहले मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? इससे पहले मुख्यमंत्री जी कहा नहीं नौकरी दे दिए गांधी मैदान में? कहा जाता है, या फिर मैं कोट करूं कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक ऐसा कहते हैं कि पावर ही मुख्यमंत्री के पास है, तो बाय डिफॉल्ट ये उन्होंने ही दिया, इसमें तेजस्वी जी का कोई क्रेडिट? हम आपका बात मानते हैं कि पावर भी मुख्यमंत्री जी के पास है, लेकिन इससे पहले, इससे आगे या पीछे क्यों नहीं ऐसा कार्य किया उन्होंने?
इसका मतलब उनके पास विजन नहीं था, उनके पास अपना कोई विजन नहीं था। तेजस्वी जी आए, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसे होना चाहिए। ये भी एक इतिहास रहा कि गांधी मैदान में बुलाकर सर्टिफिकेट बांटा गया, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? डालमिया पे बात कर रहे थे हम लोग, कहते हैं कि आपने बोला कि केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, एनडीए की सरकार है, यहाँ पे भी वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड से विकास हो रहा है। ऐसे में आप डालमिया की चर्चा हम लोग कर रहे थे और आप डबल इंजन की सरकार को बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं, मतलब उसको लेकर के कोई स्टेप नहीं उठा रहे। तो क्या लगता है कभी ऐसा डालमिया का कभी कुछ उत्थान हो पाएगा भविष्य में, या मतलब ऐसे ही है वो जैसे पड़ गया है बिल्कुल स्थिर, या फिर वो डेड और उसको खत्म ही होना है? समय का इंतजार करना है। पलायन को लेकर के तो काफी बड़े गैप को वो भर सकता था। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या विजन है, क्या प्लानिंग है? 20 वर्षों में तो कुछ नहीं किया उन्होंने। चलिए, मुख्यमंत्री जी की बातचीत चल रही है तो कार्यकाल उनका भी समाप्त हो रहा है। पुरानी बात नहीं करूंगा, इस 5 वर्षों की अगर बात की जाए तो कैसा रहा मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल इन 5 वर्षों का? इसी में 17 महीने की सरकार आपके पार्टी के साथ भी गठबंधन हुई है, तो इन 5 वर्षों के कार्यकाल की व्याख्या अगर आपके शब्दों में करनी हो तो कैसे करें? 5 साल तो इनको केवल पलटी मारने में बीत गया। काम किया कहीं नहीं, कभी इनको खुश किए, कभी उनको खुश किए, कभी इनके आ गए, कभी इनके आ गए, अपना कुर्सी बचाने में 5 साल। हमारे नजर में कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ तो कोई बताए कि शाहबाद में क्या हुआ। शाहबाद में इन्होंने कितने कारखाना खुलवा दिए, कितने उद्योग। राइस में हमने बताया है, कुछ राइस मिल नए खुले तो 5 वर्ष कुछ नहीं, जो है वो भी बंद हो गया, जो है वो भी बंद हो गया। क्यों जो है वो बंद हो गए? मतलब उनके सरकार की गलत नीतियों के कारण। आपके यहाँ अगर राइस मिल का प्लांट है, अगर बंद हुई तो सरकार को चिंता करना चाहिए कि क्यों बंद हो रही है, इतने बड़े बड़े प्लांट क्यों बंद हो रही है। सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए, लेकिन टाइम ही नहीं सोचने के लिए। तो मतलब 5 वर्षों के कार्यकाल में आप विकास के पहिए को दौड़ते हुए नहीं देखा? देखिए, शाहबाद के दृष्टिकोण से तो आपने यही कहा। अभी कुछ दिन पहले आप लोग भी देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा चल रहा है। प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाम किया है। DRDA भवन में हम लोग का भी बुलाता था कि आना आप लोग। हम लोग भी बड़ी खुश थे कि कुछ ना कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी रोहतास जिला को सौगात देंगे। गए मीटिंग मुख्यमंत्री जी स्टार्ट किए कि 2005 से पहले कुछ था। 2005 से पहले कोई स्कूल जाता था, महिलाएं कपड़ा पहनती थी। उसके बाद हम अपनी बात कर रहे थे, हम मीटिंग छोड़ा और बाहर कर दिया। आप प्रगति यात्रा में आए हैं, आपको सौगात दीजिए, तो आप बस आपके पास वही एक बात ही है 2005 से पहले क्या। जब वही करना था, बाहर मंच लगाकर अपना रैली कीजिए, अपने कार्यकर्ता के साथ मीटिंग कीजिए, फिर प्रगति यात्रा क्यों नाम लिए? मतलब प्रगति यात्रा पे भी आपका सवाल है? तो बता ही नहीं। जब आप प्रगति यात्रा कर रहे हैं तो उसमें स्टार्ट कीजिए 2005 से पहले कुछ था। हमें 2005 की बात आप बताइए। आप जब से आए अपना बात बताइए कि आपने क्या किया। तो सुनना है तो सुनो, नहीं तो बाहर जाओ। हम चले गए बाहर। तो मतलब प्रगति यात्रा में भी आरोप प्रत्यारोप ही केवल हो रहे थे, प्रगति की कोई बातचीत नहीं। कोई बात। पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपने शाहबाद की बात की, पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कुछ कार्य हुए हैं? 5 वर्ष ऐसा नहीं, कार्य से कुछ हुआ है, लेकिन कार्य का मतलब होता है जिसे हमने बताया कि शासन में प्रॉफिट राइट, मानी कि जो हम लोग के गवर्नमेंट फंड आता है उससे हम काम कर, उसको तो कोई विधायक कराता नहीं। लेकिन कुछ नया काम अगर आप वहां से लाते हैं तो उसकी मान्यता न है। तो कुछ अगर फैक्ट्रिया आपने बनवा दिए होते, कुछ उद्योग का नया अवसर देते, कुछ बंद पड़े उद्योग चालू करा देते, तो मान्यता उसकी है। एक बार फिर से मैं सासाराम की तरफ लौटूं और आपके कार्य की तरफ लौटूं। आपने बोला स्ट्रीट लाइट की, ट्रैफिक लाइट की बात फिर से दोबारा आई, तो आपने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ वो नगर निगम नहीं था, नगर परिषद था, लेकिन क्रियान्वयन का जो तरीका है उस तरीके से भी कुछ। अगर आपके अपने विधायक निधि की बात की जाए, उनके
खर्चों की अगर बात की जाए तो वो कुछ कार्य अगर आप यहाँ पे बताना चाहें तो क्या कुछ रहे हैं? बहुत सारे सड़क बनवाए, कुछ छठ घाट बनवाए, कुछ लोगों को हमने चापाकल दिया, पानी की समस्या रहती है, कुछ बोरिंग दिया, जो भी है हमने पूरे क्षेत्र में काम किया। मतलब संपूर्ण विकास। हाँ विकास निधि का आपने कार्य किया। हाँ निधि से विकास कार्य किया। कोई में निधि मतलब कि आते आते चुनाव कैसे। एक बात और आपको बता देते हैं, अभी यही इसी गांव की एक लड़की स्नेहा कुशवाहा बनारस से पढ़ाई करती थी, उसकी हत्या कर दिया गया हॉस्टल में, आप लोग भी सुनेंगे। उसके लिए हम और औरंगाबाद के माननीय सांसद अभय कुशवाहा लखनऊ गए थे, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपनी बात योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी जी। से कि बिहार की बेटी है, हत्या कर दी गई, पढ़ने के लिए, लेकिन आज तक उसका कोई जांच नहीं हुआ और आज तक हमको लगता है कि फाइल जो बंद पड़ा है बंद ही पड़ा है। उसके लिए हमको लगता है कि उस समय कुंभ वाला जी। चल रहा था, रास्ता जाम था, मतलब कि 7 घंटा 8 घंटा का सफर हमने 20 घंटा पूरा किया, इतने रोड जाम था। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कि कहीं कोई बात को जाकर फोटो, उसके दिल से उसको मदद कीजिए। हम उसके लिए लखनऊ गए कि नहीं, एक हमारे शहर की बेटी है, हमारे गांव की बेटी है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके लिए हमने लखनऊ गए। लेकिन आने के बाद केवल संतावना वहां दिया गया, लेकिन आज तक कुछ नहीं। एक बार फिर से बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे थे, केंद्र से भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भी अलग अलग लोग बिहार के दौरे पे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अलग अलग मंचों से तरह तरह के वादे और ये चल रहे हैं चुनाव के मद्देनजर। मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? जैसे आप लोगों ने मुद्दा बनाया बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार भी, अपराध भी आप लोग मुद्दा बना रहे हैं जगह जगह पे। अभी आज का ही रिपोर्ट है कि मंत्री जी के घर के बाहर गोली चल जाती है। तो ये मुद्दे आप लोग बना रहे हैं, ये मुद्दे हैं, जबकि वो लोग खारिज कर रहे हैं, पलायन को खारिज कर रहे हैं। आपने पलायन का बात किया, तो मतलब इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है इस बार? प्रदेश स्तर की बात की जाए तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है? आप लोगों का मुद्दा क्या रहने वाला है? हम लोग का तो मुद्दा साफ, विजन साफ है कि पलायन रोकिए, नौकरी दीजिए, उद्योग लगाइए, बेरोजगारी कम कीजिए, और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन इसमें तो बात नहीं कर रहे हैं। केवल भड़काऊ भाषण देना है, केवल जुमलाबाजी करना और चले जाना। कोई विजन होना चाहिए ना। आप बताते कि यहाँ इतनी उद्योग धंधा हम उद्योग लगा रहे हैं, शाहबाद में भी आए हुए थे माननीय प्रधानमंत्री, बिहार में कहीं लगाए ना? नहीं, शाहबाद में भी आए हुए थे प्रधानमंत्री जी और काफी कुछ शिलान्यास और घोषणाएं की उन्होंने, सड़कें और 4 लेन्स और ये सब का। भाई तो धरातल पर क्या, धरातल पर तो कुछ दिखाएं। 2047 में हम विकसित भारत बना देंगे। आज क्या बना रहे? 2047 में हम रहेंगे तब तो बनाएंगे। हम कहेंगे आज से 20 साल बाद हम 7 सालों को ये बना देंगे। अभी आज तो बताइए, आज अगर कोई उसका शिलान्यास कीजिएगा, कुछ उसका ईंट रखिएगा, तब तो मिशन वाला आगे बढ़ेगा। जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन आप जादू छड़ी घुमाए और विकसित बिहार, विकसित भारत बन गया। आप बोलते हैं 2047 में विकसित भारत हो जाएगा, ये जो भी है। आज क्या है? 2047 में आप रहिएगा, हो सकता है सरकार बदल जाए। ये जो समय हो सकता है कि वो परिस्थिति पहुंचा दे कि आप उस कुर्सी पर नहीं रहे। 100 साल तो कोई राजनीति करेगा नहीं। अगर
70 साल 80 साल हो गए, अब 25 साल बाद का हम सपना दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या दिखा रहे हैं? खुली आंख से सपना दिखा रहे हैं। अभी मानिए मुख्यमंत्री जी पेंशन में पेंशन बढ़ा दिए, मैं आ रहा था उस प्रश्न पे कि उस बढ़े हुए पेंशन को मतलब 400 से 1100 किया गया है। हम तो बोल ही रहे हैं कि टेंशन में पेंशन बढ़ा दिए। मतलब मैं समझा नहीं, थोड़ा खुल के अगर आप बताएं। पेंशन में पेंशन पहले से प्लानिंग था, उनका विजन था आदरणीय तेजस्वी यादव जी का विजन था कि सरकार बनेगी तो जो 500 रुपया 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन है उसको बढ़ा के 1500 किया जाएगा। माई बहन योजना 2500 रुपया, हर घर को 200 यूनिट बिजली बिल दिया जाएगा। उन्होंने प्रेशर ना के 400 की 1100 कर, हम लोग को बोलते कि 1500 किया जाएगा। तो अभी तो चुनाव आ रहा है, ताबड़तोड़ एकदम, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा, कभी गृह मंत्री जी का आगमन होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ना कुछ इस तरह डिसीजन लेंगे। अभी आयोग का देख रहे हैं किस तरह से गठन हो रहा है। आखिर बोले ना कि बैस बनिया भाजपा के लिए है तो बैस आयोग का क्यों नहीं गठन कर दिए? इतना आयोग तो हम कभी सुने ही नहीं थे, तो उसमें बैस आयोग का गठन हो जाना चाहिए, लेकिन बैस आयोग का तो गठन नहीं हुआ। आप लोगों ने आरोप लगाया दामाद आयोग का गठन कर दिया। तेजस्वी जी ने खुल के अपने सोशल मीडिया साइट से सच्चाई है। दामाद आयोग, मेहरारू आयोग और सच अच्छा ये बताइए कि दीपक कुमार की पत्नी कौन सी राजनीति हो गए, किस बदौलत आ गई? भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, सीओ हो या थाना हो, कहीं बेगम सुविधा शुल्क का कोई कार्य नहीं होता। तो उनका कहना है कि मतलब आप तो पूरी फैमिली को सेट कर लिए अपने आरजेडी माननीय लालू प्रसाद यादव जी तो अपने पूरी फैमिली को सेट कर लिए, बाकी लोग तो थोड़े दामाद और थोड़े औरत के पीछे लगे हुए, तो थोड़ा क्षमा कीजिए, उनको भी क्षमादान होना चाहिए आपके। और मांझी जी, भाई ये इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने पूरा मांझी जी क्या किए? अपने कहा है, बेटा सेटल है, बहू से सेटल है, समधन सेटल है। मतलब परिवारवादी राजनीति का आरोप आप ही लगा रहे हैं। आपकी पार्टी, परिवारवाद तो वही है, जबकि आपकी पार्टी को परिवारवाद का आरोप झेलना पड़ता है। जब आप खुद हैं दूसरे को अंगुली उठा रहे हैं, आप खुद परिवारवाद कर रहे हैं। चिराग जी को देखिए, मतलब कहा जा सकता है कि हम आप में सभी एक समान हैं। देखिए मतलब चिराग पासवान का नाम आपने ले ही लिया, मांझी जी का नाम आपने ले ही लिया, एक नीतीश बाबू बचते हैं, उनके भी बेटे की राजनीति में एंट्री की बात हो रही है, निशांत कुमार की। अरे भाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? एकदम अगर वो योग्य है था राजनीति में आना चाहिए, स्वागत है उनका। आप लोग एक और मुद्दा बनाए हुए है मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर। बाकी में मतलब स्वास्थ्य मुद्दा है, आप लोग तो मिलते जुलते भी हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनके कुछ सर्टिफिकेट नहीं करना चाहते, और हमको लगता है कि अपनी बराबरी से, अपने कद से बहुत ऊंचा बोलना भी गुनाह होता, नहीं बोलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष में बोलने दो, लेकिन छोटी मुंह बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य में कुछ है प्रॉब्लम, कुछ समस्या लगता है? जो हरकत आता है वो भी न्यूज में देखते हैं, मिलते हैं तब कुछ तो लगता है, व्यक्तिगत तौर पे मिलने पे भी कुछ देखने से तो लगता है कि कहीं ना कहीं कोई समस्या है। किस तरह की समस्या होती है, मतलब मानसिक या तो आप खुद न्यूज में देखते होंगे, किसी के सर पे कभी गुलदस्ता रख देते हैं, विधानसभा में वो बातें कहते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। कभी क्या करते हैं, कभी कहाँ ताली बजा देते हैं। चुनाव में आप लोग इसको मुद्दा बनाने वाले? मुद्दा बनाने जगह कुछ बातें हैं कि मुद्दा बन जाए। अगर आप गलत है, हम गलत है, तो लोगों का हक है कहने का, वो मुद्दा नहीं होता है। अगर हम गलत है तो गलत तो लोग कहेंगे ही, गलत तो गलत करना है ना। निशांत कुमार के राजनीति में आने की खबर को कैसे गई? हम युवा हैं,
वो भी युवा है, चाहेंगे तो वहाँ हम उनका स्वागत करते हैं और उनको आना चाहिए। 208 नंबर विधानसभा सासाराम की अगर बात की जाए, यहाँ से है, यहाँ का मुद्दा क्या रहने वाला है? यहाँ 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाले हैं आप लोग। सासाराम का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? देखिए, समस्याएं तो बहुत होती हैं और सारा समस्या एक साथ खत्म नहीं किया जा सकता। ये हमारी आदत है कि हम जरूर साफ सुथरा बोलते हैं। कोई विधायक हो या सांसद हो, सारा समस्या एक बार समाधान नहीं कर सकता है। विधानसभा की जितनी जनता है सबको खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश किया जा सकता है। हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने का बहुत बार मांग की है और जनता का भी चाहत है कि जिला मुख्यालय सासाराम में एक मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सासाराम शहर 4 लाइन जो निकला हुआ है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और यहाँ सदर अस्पताल में जाइए या तो अपनी बनारस से पकड़ता है 160 किलोमीटर में दिल्ली तय करने में बहुत समय हो जाता है। लेकिन एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आपका नारायणा, प्राइवेट और सरकारी में अंतर नहीं है। सारे लोग सक्षम नहीं है, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार भी है जो कि सक्षम नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सके। सरकारी मेडिकल कॉलेज रहेगा, मध्यम वर्गीय परिवार भी राहत है। तो मुद्दे क्या रहेंगे? ये मुद्दा रहेगा, मेडिकल कॉलेज मुद्दा रहेगा। ये मुद्दा रहेगा। यहाँ जल जमाव के लिए हम बहुत दिन सवाल उठा रहे हैं, जिन्हें पार्टी के लिए उसको भी किसी को यहाँ बनवाना है कि जल जमाव का समस्या खत्म। यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है। बहुत सारी अभी सासाराम विधानसभा में बहुत सारी कार्यों की जरूरत है, बहुत सारी विकास की जरूरत है। तो 5 साल हुआ, 5 साल में 2 साल तो कोरोना ही रह गया। वो विधायक ऐसा कहते हैं कि मतलब कुशवाहा समाज को सब्जी के साथ जोड़ते हुए कि सब्जी खा खा के जनता बोर हो गई थी, तो इस बार बदल के देख लिया, लेकिन बिना सब्जी के काम नहीं चलेंगे। देखिए, सब्जी, चिकन, बिरयानी सब अपने जगह, ये अपनी सोच पर डिपेंड करता है। जनता है, जनता उन्होंने बोला कि कुशवाहा सुन के सब बोर हो गया था, इसलिए इस बार हम जाति की राजनीति, यहाँ जाति की बात ही नहीं। जाति से क्या मतलब? कुशवाहा है कि बनिया है कि राजपूत है कि ब्राह्मण, इससे क्या मतलब? लेकिन बिहार में तो जातिगत जनगणना के मुद्दा बना। जातिगत जनगणना सही बात है, लेकिन विधायक जाति से बदला जाएगा? विधायक जाति देख के बनाया जाएगा? ऐसा दूसरा इतिहास रहा है सासाराम का कि ज्यादातर कुशवाहा समाज के ही विधायक। के संजोग पे है। ये एक ऐसा ट्रेंड सेट होता जा रहा है। जो काम करेगा, जो जनता के विचार पे खड़ा उतरेगा, वह विधायक कहेगा, उसको आगे मौका देगा। मतलब ये सारी खबर बातें हैं, ये सारी पूरी हम उस बात पे विश्वास नहीं करते, हम जानता हूँ विश्वास। आपको एक बात बताएं कि 2020 का जो चुनाव हुआ, पहला बार ये चुनाव हुआ कि सारे जाति जब धर्म को राष्ट्रीय जनता दल सारे जाति धर्म के वोट आपको मिले और उसके बाद आपको मतलब एक अच्छे खासे मार्जिन से आप चुनाव जीते। हाँ, हम कोई जाति धर्म में विश्वास नहीं करते। हमारे पास जो आता है हम सबके लिए विधायक। जिस दिन हम विधायक हो गए, सासाराम विधानसभा के सारे लोगों की जाति विशेष विधायक नहीं हुआ है। सबका हक है कि हमारे पास आकर अपनी बात रख सकता है। हमको जो भी लोग बुलाते हैं सबके यहाँ रहते हैं, उसमें कोई जाति बात नहीं। मुद्दों की बात कर रहे थे हम लोग, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पलायन, रोजगार, ये सभी मुद्दे पोजीशन यानी आपकी पार्टी या फिर आप लोगों की तरफ से बढ़ा जा रहा है। और वहीं पे रोजगार के नाम पे माननीय तेजस्वी यादव जी यानी डिप्टी सीएम जब रहे तो उन्होंने पुरस्कार देने की बात कही, या वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं जिनको क्रेडिट मिलता है बाय डिफॉल्ट की
उन्होंने किया उस रोजगार का काम, आगे भी रोजगार की बातें कर रहे हैं। जातिगत जनगणना का मुद्दा आप लोगों ने उठाया, उसको उन लोगों ने ऑप्ट कर लिया। 1500 के पेंशन बढ़ाने की बात आप लोगों ने की, उनको उन लोगों ने ऑप्ट कर दिया है। 1100 बढ़ा हुआ रकम देना शुरू कर दिया। तो कथित तौर पर लोग कह रहे हैं कि अपोजिशन से मुद्दे छीन लिए जा रहे हैं या फिर अपोजिशन को मुद्दा विहीन कर दिया जा रहा है, ऐसे एक एक मुद्दे का तोड़ निकाल। तो क्या लगता है आपको, मतलब तो आप लोग जो मुद्दे बना रहे हैं या नेता प्रतिपक्ष जो मुद्दे बनाने का प्रयास कर रहे हैं या महागठबंधन जो मुद्दे बनाने का प्रयास कर रही है, चुनाव तक मुद्दे बने रहेंगे या उसको ऐसे ही एक एक करके हटा दिए? आप देखे होंगे सिनेमा में कि ये शाहरुख खान का डुप्लीकेट है, ये संजय दत्त का डुप्लीकेट ही रहेगा। नकलची कितना हो कीजिएगा, लेकिन उस पर कभी आप तो मतलब कायम नहीं कर पाइए। आप एनडीए को नकलची होने का आरोप लगा? नकलची है। 1500 रुपया पेंशन देने के बाद आदरणीय तेजस्वी यादव जी, इन्होंने 1100 किया। नौकरी देने की बात करें, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं। ये जातिगत जनगणना की बात की, मुद्दा तो आप लोग का था, लेकिन केंद्र ने भी क्रेडिट लेना चाहते हैं वो, केंद्र ने भी वो केवल क्रेडिट देना चाहते हैं। मुद्दा तो हम बनाते हैं और उनके पास कोई विजन नहीं है। 20 साल हो गया, हम तो बार बार कहते हैं कितने कारखाना लगाए, कितने उद्योग लगाए, कितने नौकरियां दिए। केंद्र में भी आपका सरकार है, डबल इंजन का सरकार है। आज बीते कल के लड़का लोग नौकरी के लिए घूम रहा है, कहीं नौकरी नहीं मिल रहा। कुछ और पार्टियां भी, नई पार्टियां भी मैदान में है चुनाव में, और ये सारे मुद्दे मतलब अपोजिशन के मुद्दे ही वो ऑप्ट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनसुराज, इनफैक्ट वो आपके नेता प्रतिपक्ष पे भी नौवीं फेल का आरोप लगा करके मतलब उनको भी घेरते रहे हैं। उनको आप कैसे देखते हैं, जबकि यही सारे मुद्दे आपके समाज के भी एक गुप्ता जी का भी रैली, पान समाज वाले का गांधी मैदान भर दिया उन्होंने। कल फिर एक कुशवाहा समाज की भी रैली की गई, बड़ी रैली पटना में की गई, वहां पे भी मतलब काफी संख्या में भीड़ थी। तो इन सारे नई पार्टियों को कैसे देखते हैं, ये कितना प्रभाव डालने वाले हैं चुनाव में? कुछ प्रभाव रखेंगे या मतलब मुद्दे तो आप लोग वाले ही हैं और आपको भी घेरते रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, हर कोई पार्टी बना सकता है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है। सबका अपना अपना मुद्दा है, अपना अपना विजन। लेकिन हमें नहीं लगता है कि नई पार्टियों का विजन, मतलब नई पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं, जबकि मतलब प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए तो काफी एग्रेसिव मूड में वो दिख रहा है। उपचुनाव में भी उन्होंने जनता तय करेगी, जनता बताएगी। तो उपचुनाव में तो उन्होंने दिखाया, कितने सीट तो नहीं लेकिन वोट तो मिला उन्हें। ठीक है, तो वोट कटाव बनते रह जाएंगे, तो वोट तो कटेगा, वो आपका भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है। अब तो समय बताएगा। तो किसका वोट कटे? मतलब ऐसे जो नए गठबंधन का वोट नहीं करना है, महागठबंधन का वोट नहीं, कोई महागठबंधन का वोट नहीं कर रहा है। कुछ नई पार्टी आएंगे तो वही कटवा बनकर रह जाएंगे। एक और नाम काफी चर्चा में है इन दिनों, मनीष कश्यप, प्रशांत किशोर जी के साथ जाने वाले हैं। अभी एक घटना हुई थी पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच में, उनके साथ काफी एग्रेसिव दिख रहे हैं, उसको लेकर के मोर्चा खोला हुआ है स्वास्थ्य मंत्री के लिए में। जब आपका 17 महीनों का कार्यकाल था, डिप्टी सीएम जब तेजस्वी यादव थे, तो गाहे बगाहे उनको पीएमसीएच में घूमते हुए देखा गया था या वो जाया करते। क्या वाकई पीएमसीएच की हालत बदहाल? देखिए, अगर किसी का तबीयत खराब या किसी तरह का स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, पीएमसीएच के नाम पर उसका होगा फिर पैसा अधिक बढ़ जाए। ऐसा स्थिति परिस्थिति वहां का है। मतलब कि अब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्या आज के डेट में स्थिति बना हुआ पीएमसीएच की। नरकीय स्थिति है वह।
और देखने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है, शिकायत करने पे कोई किसी का सुनने वाला। पीएमसीएच का तो स्थिति करिए, आईजीएमएस का भी स्थिति हो तो तो ऐसे में वो लोग मतलब मैं जनसुराज की अगर बात करूं तो वो लोग तो ऐसे मुद्दों को अगर लेके आ रहे हैं, एग्रेशन उनके पास है, तो नुकसान आप लोगों के साथ है या किसको नुकसान होगा? आपको हम बोले ना कि महागठबंधन का कहीं नुकसान नहीं है, और जनता तय करेगी। तो समय आ गया, 2-3 महीने की बात है। आपके विधानसभा में जनसुराज की स्थिति क्या है? अब ऐसे क्या बताइएगा? तो चुनाव लड़ेंगे तब तो समझ में आएगा, हमको समझ में आएगा। ऐसे क्या बताया जा सकता है? पहले तो तब चुनाव लड़े नहीं, जनसुराज नई पार्टी है, तो लड़ने के बाद तो पता चलेगा। ऐसे हम क्या बोले? सासाराम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्रेशर उद्योग की आपने बात की कि उसकी वजह से बहुत सारे पलायन हुए यहाँ पे। जो क्रेशर उद्योग के समाप्ति के बाद या उसके खत्म होने के बाद जो पलायन हुए, आपको लगता है कभी वापसी हो पाएगी? वो भीड़, वो जनसंख्या, वो अर्थव्यवस्था कभी सासाराम के साहब को फिर से मतलब मिल कोशिश करने पे कहीं नहीं हो सकता। कोई प्लानिंग है? जो यहाँ माइनिंग का माइंस है, उसको आप चिन्हित कीजिए और उसका क्राइटेरिया तय कीजिए कि कैसे माइंस को ब्लास्ट करना है, कैसे कैसा उद्योग लगाना है, कहाँ लगाना है जिससे अधिक पॉल्यूशन नहीं हो। पॉल्यूशन हो रहा तो उसके लिए क्या किया जाए? जैसे बगल के जिले में हो रहा है, बगल के राज्य में हो रहा है, उस अनुसार अभी प्लानिंग कीजिए। कुछ तो रोजगार मिलेगा, कुछ तो प्लानिंग रुकेगा, कुछ हो सकता है बाहर गए हुए लोग भी वापस आ जाएंगे। इसी पलायन को लेकर के प्रशांत किशोर जी दावा करते हैं कि जितने भी चले गए हैं सभी को मैं बिहार बुलाऊंगा और सभी को एक सर्टेन अमाउंट की नौकरी यहाँ पे दी जाएगी। मतलब पलायन को पूरी तरीके से खत्म करने की बात करते हैं। हम तो यही बात मोदी जी से सुनते आ रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत दिन से बोल रहे हैं, करके दिखाइए। और आदरणीय तेजस्वी यादव ने करके दिखा दिए 17 महीना में, उन्होंने तो करके दिखा दिया, इतिहास रच दिया। कभी 5 लाख नौकरियां देके, अब चुनाव में जो लोग आएंगे तब तक कुछ तो होता है। एक बार फिर से मैं व्यक्तिगत आपकी तरफ उधर लौटे तो राजेश कुमार गुप्ता को मौका मिला, इन्होंने विधायक बने, ये 5 वर्ष कार्य भी किया। आपने कहा कि मैं संतुष्ट हूँ और पब्लिक भी संतुष्ट है। पब्लिक की संतुष्टि तो वोट के रूप में आपको दिखेगी, लेकिन आप लगा हमने कोई गलत नहीं किया, किसी को धमकाया नहीं, किसी को गलत बोला नहीं, लोगों को समय दिए, लोगों से मिले, लोगों के दरवाजे पे गए, उनके सुख दुख में शामिल हुए। जी, तो वही मेरा प्रश्न है कि आपने कहा कि मैं संतुष्ट हूँ, तो समाज सेवा का विजन था वो लेकर के आए, जितना मौका मिला आपने उतना कार्य किया, जितना आपको ये लगा। जो संतुष्टि का लेवल जो आप मतलब जो आपका है, जहां से आप बोल रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होंगे जो आप नहीं कर पाए होंगे या आपको लग रहा होगा कि आगे आप मौका मिलेगा तो वो मैं करूंगा। तो ऐसे कुछ कार्य जो आपको लगता है कि आप जो विजन आपका है, जिस विजन से आप आए, कुछ पूरे किए संतुष्टि के लेवल पे, कुछ और जो बचा हुआ है तो वो क्या है? मतलब अगर मैं उसकी बात करूं या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं पूछूं तो पब्लिक आप फिर से चुनाव में जाएंगे, सबकी लड़ाई आपके साथ है और आप वर्तमान विधायक हैं, पब्लिक आपको फिर से वोट करे, क्या रोड मैप है या क्यों करे वोट आपको? देखिए, कार्य कभी समाप्त नहीं होता है, लेकिन एक विजन होना चाहिए, एक प्लानिंग होना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। और वो विजन और प्लानिंग हमारे पास है और उसी के तहत हमने 5 साल काम भी किया है और आगे भी हमारे पास प्लानिंग है कि हमें किस तरह से काम करना है, अगर कैसे जनता के बीच जाना है, कैसे उनको संतुष्ट करना है, कैसे विकास कार्य करना है। हमने तो आपको बताया कि 5 साल के 2 साल तो लगा गए डिस्टर्बेंस, लेकिन उसके बाद भी कार्य हुए और आने वाले 5 साल कार्य में प्लानिंग और है और विजन है और भी बहुत सारा। वो प्लानिंग क्या है? मैं वही प्रश्न है मेरा कि कुछ अगर हाईलाइट पॉइंट आप दिखा पाए कि पब्लिक आपको क्यों वोट करे, तो वो हाईलाइट पॉइंट क्या है, फर्दर का प्लान क्या है? देखिए, एक चीज पहले भी बताएं कि
व्यवसायियों के कैसे शहर में व्यवसायी को सुरक्षा चाहिए, अच्छा चाहिए, शांत वातावरण चाहिए, शांत वातावरण चाहिए कि उनको। सबसे बड़ी बात है कि व्यवसायी चाहते हैं कि हमको सुरक्षा मिले, हमको डिस्टर्बेंस नहीं मिले। ऐसा नहीं कि कोई विधायक के नाम पे आके डिस्टर्ब करे, कोई रंगदारी मांगे, कोई परेशान करे, उस चीज से व्यवसायी संतुष्ट है। अभी आपको बताएं हम कि यहाँ जल जमाव की समस्या है, जिसके लिए कि ड्रेनेज पार्टी का विज्ञान बना के गया है, उसको कराना अति आवश्यक है। किसी भी तरह उसको कराना है। मेडिकल कॉलेज यहाँ स्थापित कराना है, बनवाना है। एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसके बाद बहुत सारा अभी प्लानिंग है उसका। उसको हम चुनाव आएगा तो लोग भी सोचेंगे और अपनी बात रखेंगे कि हमने क्या किया और आगे क्या करेंगे। रोज हम यहाँ सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। जो लोग आते हैं तो कुछ लोग हमें कमियां भी बताते हैं, तो उससे हमको सीख मिलती है कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। अपनी कमियां जब से नहीं सुनेंगे तो कैसे समझ पाएंगे। जो आए केवल बस आपकी तारीफ ही कर दे तब तक फिर कुछ आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो अपने आप को उस तरह से मजबूत रखिए कि अगर कोई आपका शिकायत भी आपके सामने कर रहा है तो बढ़िया कर रहा है, वो सुनने की ताकत रखिए और उसे सीखिए और उसे निष्कर्ष निकालिए कि आगे हमको आगे क्या करना है। हम तो सीखते हैं, कंपटीशन अपने आप से करते हैं। चुनाव आने वाले हैं, आप तो 5 वर्ष जनता के बीच में रहेगी। अब डोर टू डोर और 1-to-1 कैंपेन भी कुछ दिनों के बाद आप लोग शुरू करेंगे। पंचायत स्तर, गांव स्तर, घर घर मिलना जुलना लोगों से शुरू करेंगे। तो इस बार के चुनाव में आपके अपने संकल्प और आपके अपने वादे क्या होंगे, आपकी पीछे थी है, कौन से संकल्प के साथ जा रहे हैं चुनाव? देखिए, जो कैंपेन के बात है, घर घर जाने की बात है, वो तो जो बरसाती मेढक होते हैं वो करते हैं। यहाँ 2 महीना चुनाव है, अपना दिखाए उसके बाद चलेंगे। हम तो पूरे 5 साल से यही कार्य करते आ रहे हैं और वही कार्य ये 2 महीना भी करेंगे। ये नहीं कि उसके लिए अलग से करेंगे। हम 5 साल से घूमते आ रहे हैं, लोगों के यहाँ जाते हैं, मिलते हैं, लोग हमारे यहाँ आते हैं, मिलते हैं। उनके यहाँ कोई कार्य प्रोग्राम होता है, हम उसमें जाते हैं, शादी ब्याह में भी जाते हैं। हम तो इतना घूमते हैं कि बदनाम है कि क्या शादी ब्याह घूमते हैं। चुनाव को अगर अधिक शादी विवाह में जाइए तो कहेंगे कि शादी विवाह में जा रहे हैं, नहीं जाइए तो कहेंगे विधायक तो घूमता ही नहीं। तो कहने वाला का तो काम है कहने का। आप अपना काम करते, अपना जो लक्ष्य है उस पर कार्य करते रहिए। संकल्प क्या होता और संकल्प है मेरा कि सबको शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा, इसी संकल्प के साथ चुनाव में केंद्रीय मुद्दों की अगर बात की जाए तो मैं बात कर रहा हूँ केंद्रीय मुद्दे यानी कि वक्त संशोधन बिल, पहलगांव हत्याकांड, भारत का रिटेलिएशन, सीज फायर, ये सारे केंद्रीय मुद्दे राज्य स्तर के चुनाव में या फिर यूं कह दूं कि सासाराम के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो इन मुद्दों का कितना प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव पड़ेगा भी या? देखिए, हम एक ही बात है कि ये पब्लिक है, हर कुछ जानती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया है, बच्चा लोग भी हर बात समझ रहा है, उस पर बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है। हर कोई समझ रहा है उसको कहाँ क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, हर कोई समझ रहा है। ये पब्लिक है, सब जानते। वक्त संशोधन बिल कैसे देखते हैं, मतलब प्रभावी रहे? एकदम रहेगा, जिसका जो हक है वो मिल तो वोट पे भी इसका असर कुछ पड़ेगा? वो तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है इससे, मतलब मैं रूलिंग पार्टी की बात कर रहा हूँ, जबकि जेडीयू से बहुत सारे लोगों को इस्तीफा देते हुए हमने देखा वक्त संशोधन बिल के नाम। तो चुनाव में वोट पे कितना असर पड़ने वाला है इंसान? देखिए, जहाँ हक की बात होगी, जमीन की बात होगी, वो कोई वहां पार्टी नहीं देती। आपने एक बात बोला स्टार्टिंग में कि वैश्य समाज भाजपा, हमने बोला कि कोई किसी का जागीर नहीं। जिसको जहाँ हक मिलेगा, जहाँ सम्मान मिलेगा, वहां जाएगा। आप कैसे देखते हैं संशोधन बिल, मतलब आपका व्यक्तिगत राय? हम बस एक ही बात बोल दिए कि जिसको जहाँ हक मिलेगा, जो सम्मान मिलेगा, वो आ जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपके क्षेत्र में भी आए,
और जहाँ कहीं भी जा रहे हैं अपने ये पाकिस्तान के अटैक को मुद्दा बना रहे हैं, मतलब पुरजोर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो फायदा मिल रहा है इनको, या एनडीए को कुछ फायदा मिलने वाला है इन सारी चीजों से? देखिए, हमको लगता है कि विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, गायन की बात होनी चाहिए। अगर हमारी सेना पाकिस्तान को जवाब दे रही है तो देना ही है। अगर गलत करेंगे तो उसको तो जवाब देना है। लेकिन आप भटकाइए मत किसी को। आप जब चुनाव में आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, यहाँ रोजगार की बात कीजिए, पलायन का बात कीजिए, उद्योग का बात कीजिए, कारखाना का बात कीजिए, विकास का बात कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो बस वो है बात से पहले माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पाकिस्तान की बात, लेकिन काम की बात कोई नहीं कर रहा है। मन की बात तो बहुत दिन सुने, अब काम की बात जनता सुनना चाह रही है। इसलिए काम की बात कीजिए, काम की बात होनी चाहिए। बहुत हुई मन की बात, अब कुछ काम की बात। काम की बात होनी चाहिए। शांति और सब क्षेत्रीय शांति आपका संकल्प है कि भाई क्षेत्र में शांति बनी रहे, माहौल शांत रहे। इस संकल्प के साथ आप चुनाव में जाने वाले हैं। शांति हो, सुरक्षा हो, सुरक्षा हो या आसानी से कोई भी जनता चाहे विधायक से मिल सकता है, अपनी बातें रख सकता है, फोन कर सकता है। उसे मन से डर खत्म होनी चाहिए कि हम एक विधायक को फोन कर रहे हैं। नहीं, आप एक जन प्रतिनिधि को फोन कर रहे हैं, वो आपके सेवक हैं, आपके भाई हैं, आपके भतीजा है। आप हक से उनको फोन कीजिए, लेकिन मर्यादा में फोन कीजिए, मर्यादा में। सोशल मीडिया पर कोई हम देखते हैं बहुत लोगों के विषय में गलत भी लिखा जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन हम उस चीज को पसंद नहीं करते। आप मर्यादा में अपना हक की लड़ाई लड़िए, आप मर्यादा में अपने कार्य की बात कीजिए, उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। तो इन सारे संकल्पों के साथ आप जा रहे हैं, शांति, सुरक्षा, सद्भाव, इन सारे संकल्पों के साथ आप जाएंगे चुनाव में। वहीं पे अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता से, प्रदेश की जनता से या देश की जनता से कोई अपील करना चाहे तो आपका अपील क्या? हम अपने क्षेत्र की जनता, देश की जनता, प्रदेश की जनता सबको नमस्कार करते हैं और सबसे अपील करते हैं कि आप राष्ट्रीय जनता दल को वोट दीजिए और एक बार युवा मुख्यमंत्री बनाने की सोच रखिए और आदरणीय तेजस्वी यादव जी को एक बार मौका दे के देखिए। हमारे नेता भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, और आप कभी भी जब आपकी जरूरत, आपके दुख सुख में, आपके हम भाई हैं, भतीजा हैं, दोस्त हैं, हमेशा तत्पर आपके लिए खड़े हैं। जहां भी याद कीजिए, मर्यादा के साथ अब आप हमें याद कीजिए, आप हमसे मिलिए, फोन कीजिए और आपके हर सुख दुख में हम आपके साथ। आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रभाव में रहे हैं, आज पार्टी में भी हैं, विधायक भी हैं। महागठबंधन में और भी 2-3 पार्टियां हैं। पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? गठबंधन में पार्टी में बिल्कुल सब ठीक है और महागठबंधन में कहीं कोई द्वेष नहीं है और आने वाला समय जो है 25 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जनता महागठबंधन के साथ। एक रिलेटेड सवाल ये है कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव, 2 युवा नेता, 2 अलग अलग पार्टियों से, बिहार की धरती से, कथित तौर पे लोग ऐसा कह रहे हैं कि दोनों का तालमेल ठीक नहीं, कुछ असर पड़ता हुआ दिख रहा है इस तालमेल का, या फिर तालमेल प्रॉपर बन गया है? मतलब क्या लगता है आपको, कहीं चुनाव में इसका परिणाम न मिलने? कहीं कुछ नहीं है। हम आपको बोले कि तालमेल महागठबंधन के सब साथी एकदम पूरे विश्वास के एक मंच पे दिखे नहीं है अभी तक। पूरे विश्वास के साथ एक साथ खड़े और कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जी हैं, वीआईपी से
मुकेश सहनी सारे दल एक साथ एक मंच पे, कहीं कोई इबट का कोई सवाल नहीं। एक और चलते चलते एक लास्ट सवाल मेरे पास। एक्चुअली जब बातें बढ़ती है तो कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाता है। तो ऐसे में एक प्रश्न ये आ गया कि आपने खुद युवा होने का, तेजस्वी जी को युवा होने का और जनता को भी युवा होने का बात कहा। सभी युवाओं की, यूथ की बात आपने की, यूथ के डेवलपमेंट की बात आपने की। और आपकी पार्टी से अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अपोजिशन या फिर आपके विरोधी पार्टियों की तरफ से बातें आ रही है, लालू प्रसाद यादव जी का एज भी एक मतलब क्रॉस कर चुके हैं, वो ज्यादा एज मतलब सीनियर सिटीजन्स में हुआ है। वहीं पे प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, वो भी सीनियर सिटीजन्स में ही आते हैं। तो एक तरफ आप लोग युवाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब ऐसे पदों पे जब नियुक्तियां होती हैं या प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो सीनियर सिटीजन्स को बनाए जाते हैं। कैसे काउंटर करेंगे इन बातों को? देखिए, कुछ पद ऐसी होती है जो सम्मान के साथ अपने बुजुर्गों को दिया जाता है, जिनका आशीर्वाद चाहिए, स्नेह चाहिए। घर में भी अगर गार्जियन सिटी है, जो मुखिया होते हैं, तो बड़े को नहीं बनाया जाता है और उनका आशीर्वाद और स्नेह सबसे पहले जरूरी है। हम सभी युवा अपने गार्जियन के आशीर्वाद से ये जो 2025 की जंग है, इसको जीतने में साथ लगेंगे और 2025 में आदरणीय तेजस्वी यादव सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाए गए। और मैं सारे क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़ के एक बार अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल को वोट कीजिए और एक मौका दीजिए आदरणीय तेजस्वी यादव ने। शिक्षा, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ राजेश कुमार गुप्ता जी, राष्ट्रीय जनता दल सासाराम 208 नंबर विधानसभा से वर्तमान विधायक, पूर्व में व्यवसायी रहे, व्यवसायी परिवार से आते हैं। गुप्ता होने के बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल के से प्रभावित रहे हैं और अपने क्षेत्र में खुद को संतुष्ट करते हुए जनता को भी संतुष्ट करने का काम किया है। आज इनके साथ हमने बातचीत की, इनका जीवन परिचय रिकॉर्ड किया। ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं में क्षेत्रीय नेताओं से, वर्तमान विधायकों से, पूर्व विधायकों से हमारी बातचीत होती रहेगी। हम उनका जीवन परिचय रिकॉर्ड करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट न्यूज। मिलते हैं इसी तरीके से किसी दूसरे नेता के साथ उनका जीवन परिचय रिकॉर्ड करते हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कुमार गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। काफी अच्छी बातचीत रही आपके साथ जी। थैंक यू।